टाइटैनिक 19वीं सदी में बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी बहरी जहाज था, जिसको अनसिंकेबल टाइटैनिक भी कहा जाता था। ये बहरी जहाज 10 अप्रैल 1912 में बर्तानिया से न्यूयॉर्क की तरफ अपने पहले सफर की शुरुआत कर रहा था। इस शिप में उस वक्त के बड़े बड़े बिजनेसमैन, एक्टर्स और ऐसे मुसाफिर भी मौजूद थे जो कि न्यूयॉर्क जाकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे। इस जहाज को इस दावे के साथ बनाया गया था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा, लेकिन आज तक कुदरत के सामने भला कौन सी चीज टिक पाई है। ये जहाज अपने सफर के सिर्फ 4 दिन ही पानी पर गुजारने के बाद 15 अप्रैल 1912 को बर्फ के पहाड़ से टकराने की वजह से डूब गया, जिससे तकरीबन 1500 से ज्यादा लोग डूबकर मर गए और ये जहाज समुद्र में 13,000 फीट की गहराई में डूब गया। आखिर फिर कैसे और किसने इस हादसे के 73 साल गुजरने के बाद 13,000 फीट की गहराई से इस जहाज को ढूंढ लिया? आइए जानते हैं इसके बारे में आज के इस एपिसोड में। सबसे पहले जानते हैं कि अनसिंकेबल कहे जाने वाले जहाज को बनाने में या फिर ऑपरेट करने में ऐसी कौन सी गलतियां हुई जो कि इस जहाज के डूबने की वजह बनी। हालांकि इस शिप को 40 साल तजुर्बा रखने वाले सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ चला रहे थे, तो फिर कौन सी ऐसी गलतियां हुई जो कि 40 साल तजुर्बा रखने वाले कैप्टन को भी नजर नहीं आई। कैप्टन तो दूर की बात है, हालांकि इस शिप को ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन और इस शिप को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ इससे पहले सैकड़ों कामयाब प्रोजेक्ट कर चुकी थी, लेकिन वो भी ये गलतियां नहीं देख पाई। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1909 में स्टार्ट की गई थी और तकरीबन 2000 से ज्यादा वर्कर्स की मदद से इस शिप को 2 साल के अरसे में बना लिया गया। इस शिप की सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद इस शिप को बनाने वालों का भरोसा इस पर मजीद बढ़ गया। टेस्ट में सक्सेसफुल होने के साथ ही पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स में इसकी मार्केटिंग करना शुरू कर दी गई, जिसमें अनसिंकेबल टाइटैनिक के बारे में बताया जाने लगा। टाइटैनिक का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू हुआ था, जिसके लिए 10 अप्रैल 1912 का दिन मुकर्रर किया गया और इसने अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जाना था। 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज अपना पहला सफर शुरू करता है। इस सफर के 2 दिन गुजरने के बाद ही इस शिप को अलार्म करना शुरू कर दिया गया कि जिस रास्ते से इस शिप को गुजरना है वहां पर बड़े बड़े आइसबर्ग्स मौजूद हैं। अब सफर शुरू तो कर दिया गया था और 2 दिन भी गुजर गए थे, और क्योंकि शिप को किसी भी सूरत वापस लेकर नहीं जाया जा सकता था, इसीलिए टाइटैनिक को उस रास्ते पर एहतियात से जाना होगा। इसके अलावा टाइटैनिक को 17 अप्रैल तक न्यूयॉर्क पहुंचने का हुक्म भी दे दिया गया, जिसकी वजह से कैप्टन ने जहाज की स्पीड मजीद तेज की और यही थी टाइटैनिक के डूबने की पहली और मेन वजह। टाइटैनिक के डूबने की दूसरी बड़ी वजह थी टाइटैनिक का रुके बिना सफर करते रहना, क्योंकि टाइटैनिक को न्यूयॉर्क जल्दी पहुंचना था और अब तक टाइटैनिक को 3 दिन यानी 72 घंटे गुजर चुके थे कि यह शिप बिना रुके सफर कर रही थी। हालांकि टाइटैनिक ने जिस रास्ते से गुजरना था इसके बारे में सबको इल्म था कि इस रास्ते में बड़े बड़े आइसबर्ग्स मौजूद हैं और इसको ऑपरेट करने वालों को चाहिए था कि रात के अंधेरे में शिप को रोक दिया जाता ताकि सफर के दौरान किसी भी रिस्क का सामना ना करना पड़ता। रात के अंधेरे में सफर करना तो ठीक था, ऊपर से धुंध होने की वजह से मौसम भी खराब था और कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से आइसबर्ग्स के पास पहुंचने से चंद किलोमीटर के फासले से पहले ही शिप पर मौजूद पहरेदारों ने इस बात से आगाह किया कि आगे फुटबॉल की फील्ड जितना बड़ा आइसबर्ग मौजूद है, लिहाजा शिप को लेफ्ट साइड पर टर्न कर दिया जाए ताकि शिप को आइसबर्ग से टकराने से बचा लिया जाए। लेकिन कैप्टन जो कि शिप के स्टीयरिंग पर मौजूद थे, पहरेदारों के इशारों को ठीक तरह से नहीं समझ पाए और जहाज के स्टीयरिंग को बाईं तरफ मोड़ने की बजाय दाईं तरफ मोड़ दिया और इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। जहाज आइसबर्ग से तकरीबन 10 मिनट तक रगड़ खाता रहा, जिससे शिप के निचले हिस्से में सुराख हो गए। नाजरीन, टाइटैनिक को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि अगर इसके निचले दोनों हिस्सों में पानी भर भी जाए तो ये जहाज तब तक नहीं डूबेगा जब तक कि इसके तीसरे पोर्शन में पानी दाखिल ना हो जाए। लेकिन इस मामले में भी जहाज के हमले से बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती ये हुई कि शिप के वो रास्ते जो इन पोर्शन को मिलाते थे पानी भरने पर मुकम्मल तौर पर बंद ना हो सके और पानी शिप के तीसरे पोर्शन में दाखिल होना शुरू हो गया। अब टाइटैनिक डूबना शुरू हो गई और अब मसला था जहाज में मौजूद 2200 पैसेंजर्स को बिना किसी नुकसान के महफूज जगह तक पहुंचाना, लेकिन इसके लिए भी जरूरत थी लाइफ बोट्स की। शिप में मौजूद लाइफ बोट्स कम होने की वजह से सिर्फ 700 लोग ही ऐसे थे जो कि जिंदा बच पाए।
जहाज समुद्र में डूब रहा था और पानी के जहाज में दाखिल हो जाने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और टाइटैनिक की सारी लाइट्स बंद हो गईं और अगले ही मरहले जहाज टूटकर 2 टुकड़े हो गया। इस तरह अनसिंकेबल टाइटैनिक यानी कभी न डूबने वाला जहाज सिर्फ 2 घंटे और 40 मिनट में मुकम्मल तौर पर समुद्र में डूब गया और 1500 से ज्यादा पैसेंजर्स इस अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। नाजरीन, आपको एक और बात बताते चलें कि उस वक्त समुद्र के पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था, यानी अगर पैसेंजर्स उस पानी में छलांग लगाकर बचने की कोशिश भी करते तो बचने का कोई इम्कान नहीं था, क्योंकि इंसान इतने कम टेम्परेचर में 30 से 40 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं गुजार पाता। टाइटैनिक के डूबने के 60 सालों तक ये हादसा इतना बड़ा डरावना ख्वाब बना रहा कि डूबे हुए टाइटैनिक की खोज के बारे में कभी नहीं सोचा गया था और फिर 1970 के बाद टाइटैनिक को ढूंढने की कोशिशें शुरू कर दी गईं। लेकिन अटलांटिक ओशन की खतरनाक कंडीशन की वजह से ये काम इतना आसान नहीं था। टाइटैनिक शिपरेक सतह समुद्र से तकरीबन 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है। इसकी गहराई का अंदाजा अगर लगाया जाए तो इसकी गहराई 5 टाइम बुर्ज खलीफा की लंबाई जितनी है। 1970 से टाइटैनिक शिपरेक की खोज तो शुरू कर दी गई, लेकिन कोई भी रिसर्च मिशन इस काबिल ना था कि वो टाइटैनिक शिपरेक को ढूंढ पाए। 10 साल के अरसे में किए जाने वाले तमाम मिशन में से किसी में भी टाइटैनिक ना मिल पाई। फिर साल 1980 में माइकल हैरिस और जैक ग्रिम भी इस मिशन पर निकलते हैं। जुलाई 1980 में ये टाइटैनिक शिपरेक को ढूंढने का मिशन शुरू करते हैं और मुसलसल 3 हफ्तों तक टाइटैनिक की खोज जारी रखते हैं, लेकिन मौसम के खराब होने के बायस और बहुत कम टेक्नोलॉजी की वजह से वो इस मिशन में फेल हो जाते हैं। इस मिशन में उनको टाइटैनिक शिपरेक तो नहीं मिला, लेकिन इन्होंने 14 ऐसे स्पॉट ढूंढ लिए जहां पर टाइटैनिक शिपरेक के होने के इम्कानात थे। इस मिशन के ठीक 1 साल बाद यानी जून 1981 में जैक ग्रिम दोबारा से टाइटैनिक को ढूंढने के मिशन पर निकलते हैं और इस मिशन में इस दफा उन 14 स्पॉट्स को कवर करना था जहां टाइटैनिक के होने का खदशा था। इस दफा उनके पास पहले से बेहतर सोनार सिस्टम था जो कि इन 14 स्पॉट की एग्जैक्ट लोकेशन बताने वाला था। दोस्तों, सोनार ऐसी डिवाइस को कहते हैं जो पानी में साउंड वेव्स को इस्तेमाल करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिटेक्ट करता है। जैक ग्रिम अपनी टीम के साथ 14 स्पॉट्स में से 13 स्पॉट्स को कवर करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब वो आखिरी स्पॉट पर पहुंचते हैं तो उन्हें शिपरेक के पीसेस मिलना शुरू हो जाते हैं। जैक का मानना है कि ये पीसेस टाइटैनिक के ही पीसेस हैं, लेकिन जब इन पीसेस के लैब टेस्ट किए जाते हैं तो पता चलता है कि ये पीसेस टाइटैनिक शिप के नहीं हैं। जैक ग्रिम इस दफा इतने मायूस हुए कि इन्होंने उस मिशन को यहाँ ही खत्म कर दिया। जिन सालों में जैक ग्रिम टाइटैनिक को ढूंढने में लगे हुए थे, इसी दौरान यानी साल 1980 में डॉक्टर रॉबर्ट बिलार्ड एक आर्गो नामी व्हीकल बना रहे थे। रॉबर्ट बिलार्ड एक सीनियर नेवल ऑफिसर थे। इन्होंने 1980 में जो व्हीकल बनाई थी, इसका मिशन सिर्फ और सिर्फ टाइटैनिक शिपरेक को ढूंढना था। रॉबर्ट बिलार्ड अपनी व्हीकल को बनाने के बाद 4 साल तक इसको टेस्ट करते हैं। आर्गो की सक्सेसफुल टेस्टिंग तो हो गई, लेकिन बिलार्ड को इस मिशन के लिए मजीद फंडिंग की जरूरत थी, जिसके लिए रॉबर्ट बिलार्ड ने यूएस नेवी ऑफिसर से बात की और उनको अपने मिशन के बारे में बताया। यूएस नेवी ने बिलार्ड की मदद इस शर्त पर करने की हामी भरी कि अगर बिलार्ड यूएस नेवी की 2 न्यूक्लियर सबमरीन थ्रेशर और स्कॉर्पियन जो कि 1963 में डूबी थी उन्हें ढूंढ दे तो यूएस नेवी बिलार्ड की मदद करेगी। बिलार्ड इन सबमरीन को ढूंढने पर एग्री हो गए और यूएस नेवी की ये दोनों सबमरीन ढूंढ डाली। रॉबर्ट बिलार्ड ने टाइटैनिक को ढूंढने के मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए फ्रांस की ओशियनग्राफी एजेंसी से मदद तलब करने का सोचा। फ्रांस की मदद उनके बेहतरीन सोनार सिस्टम की वजह से ली गई थी। फ्रांस बिलार्ड के इस मिशन के लिए रजामंद हो गया और अपने सोनार की मदद से 5 हफ्तों के अंदर ही उस जगह की डिटेल मैपिंग कर डाली जहां पर टाइटैनिक के होने के इम्कानात थे। अब इस मिशन के लिए सिर्फ 12 दिन ही बाकी बचे थे। रॉबर्ट बिलार्ड अपनी टीम के साथ इस मिशन पर निकल पड़ते हैं और मुसलसल 7 दिन तक टाइटैनिक शिपरेक को ढूंढते हैं। लेकिन इस मिशन के 8वें दिन 1 सितंबर 1985 को संडे के दिन 12:48 पर रॉबर्ट बिलार्ड को टाइटैनिक के पीसेस मिलने शुरू हो गए थे। जब टाइटैनिक के इन पीसेस की तस्वीर लैब में भेजी गई तो इनको आइडेंटिफाई करने के बाद पता चला कि ये वाकई टाइटैनिक शिपरेक के पीसेस हैं। रॉबर्ट बिलार्ड इतने सालों से जिस मिशन के लिए काम कर रहे थे, आज वो उसमें कामयाब हो गए थे और इस तरह 73 साल गुजरने के बाद टाइटैनिक की पहली तस्वीर मंजरे आम पर आई।
क्योंकि ये मिशन खुफिया रखा गया था, इसलिए जब ये मिशन कामयाब हुआ तो पूरी दुनिया में इसके चर्चे शुरू हो गए और बेलार्ड उस वक्त के हीरो बन गए। टाइटैनिक के मिलने की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई, क्योंकि 1912 में डूबी हुई आरएमएस टाइटैनिक का 73 साल बाद मिलना कोई आम बात तो नहीं थी। टाइटैनिक के मिलने के बाद साइंटिस्ट ने इस शिपरेक के दर्जनों दौरे किए और टाइटैनिक शिपरेक के दर्जनों पीसेस भी रिसर्च के तौर पर अपने साथ लाते रहे। 1995 में कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरॉन ने टाइटैनिक शिपरेक के दर्जनों दौरे किए और फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज कर डाली और रही सही कसर इस मूवी की कामयाबी ने पूरी कर दी, जिसके बाद आरएमएस टाइटैनिक शिपरेक को देखना करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया था। लेकिन कई लोगों के लिए टाइटैनिक को देखना किसी एडवेंचर से कम नहीं था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए ऐसे ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।